अब हम लोग सामान्य हिंदी के पाठ 7 अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग 4। फिर मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि ये अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग 4 ये अंतिम वीडियो है, अंतिम क्लास है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग में 50 प्रश्न थे, 10 अनुच्छेद। दूसरे भाग में 50 प्रश्न थे, 10 अनुच्छेद। तीसरे भाग में 50 प्रश्न थे, 10 अनुच्छेद। और उन्हीं की तरह इस भाग में चौथे और अंतिम भाग में 50 प्रश्न रहेंगे, 10 अनुच्छेद, यानी कुल मिलाकर कुल 40 अनुच्छेद हो जाएंगे और गुना 5 यानी 200 प्रश्न रहेंगे। किसी भी परीक्षा के लिए यह जो सामग्री है, 40 अनुच्छेदों की सामग्री, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए इसको हम लोग जमकर तैयारी करेंगे और एक किसी भी परीक्षा जिसमें हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है, यह बेहद जरूरी हो जाएगा। तो अनुच्छेद को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 151 से 155 और ये रहा आपका अनुच्छेद। आज के युग में इंसान निजी डैश के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। वह इसका डैश कर रहा है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की डैश, वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन डैश करते जा रहे हैं। इसका डैश आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा होगा कि भाग 3 में आपने देखा होगा कि हम लोग पर्यावरण के ऊपर 2 अनुच्छेद पढ़े और ये फिर से एक पर्यावरण के ऊपर अनुच्छेद है। तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि पर्यावरण बेहद इंपॉर्टेंट विषय, बेहद महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। इससे प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। रिक्त स्थान 1। आज के युग में इंसान निजी डैश के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है। आज के युग में इंसान निजी, निहितार्थ जिसमें उसका अर्थ छिपा हो, गलत है। पुरुषार्थ मतलब उसका कर्म, गलत है। स्वार्थ छिपा हो। परमार्थ यानी दूसरों की भलाई। स्वार्थ का मतलब होता है खुद की भलाई, परमार्थ का मतलब होता है दूसरों की भलाई, पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म और निहितार्थ का मतलब उसमें छिपा हुआ अर्थ। तो यहां पर स्वार्थ ज्यादा सही बैठ रहा है कि आज के युग में इंसान निजी स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है, यानी इंसान मतलबी हो गया है और अपने मतलब के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। रिक्त स्थान 2। वह इसका डैश कर रहा है। वो इसका डैश कर रहा, वह इसका अभियोग कर रहा है, गलत है। दुर्योग कर रहा है, गलत है। सदुपयोग कर रहा है, गलत है। दुरुपयोग कर रहा है। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। तो पर्यावरण का अगर अच्छा उपयोग करता तो ऐसी स्थिति क्यों आती? वो निस्संदेह पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहा है। अभियोग का मतलब होता है किसी के ऊपर लांछन लगाना, कलंक लगाना, किसी के ऊपर, ठीक है ना, दोषारोपण करना। तो ये गलत है, वो उसके ऊपर उसका दुरुपयोग कर रहा है। रिक्त स्थान 3। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की डैश, वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को, जल प्रदूषण, जल में होने वाले प्रदूषण को जल प्रदूषण, ध्वनि में होने वाले ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की रोपाई गलत होगा, पेड़ों की लगाई गलत होगा, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की बुआई गलत होगा। पेड़ों की रोपाई, पेड़ लगाना, ठीक है ना, पेड़ों की लगाई और बुआई एक जैसे शब्द है। छोटे पौध बीजों को रोपा जाता है, बोआ जाता है, पेड़ को लगाया जाता है।
तो ये तो सेंटेंस निगेटिव है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, ये भूमि प्रदूषण को बताएंगे, वायु प्रदूषण को बताएंगे, ठीक है ना। वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को, यहां पर सही होगा पेड़ों की कटाई। रिक्त स्थान 4 के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन डैश करते जा रहे हैं। हम अपने वातावरण के द्वारा दिन पर दिन मैली करते जा रहे हैं, स्वच्छ करते जा रहे हैं, उत्तम करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव शब्द है, बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों निगेटिव शब्द है। तो जनरली हम लोग वातावरण को मैला नहीं कर रहे, हम लोग वातावरण को खराब कर रहे हैं। मैला गलत होगा। हम लोग वातावरण को मैला नहीं कर रहे, हम लोग वातावरण को खराब कर रहे हैं। मैला किसी कपड़े को करते हैं, किसी आंचल को करते हैं, कपड़े को मैला करते हैं, ठीक है ना, मन को मैला करते हैं, वातावरण को हम लोग खराब कर रहे हैं। रिक्त स्थान 5, इसका डैश आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। वार्निंग है, चेतावनी है। इसका डैश यानी इसका चिंता गलत है, इसका लाभ गलत है, इसका फायदा गलत है, इसका दुष्प्रभाव मतलब इसका जो हैजर्डस इफेक्ट होगा, इसका जो बैड इंपैक्ट होगा, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। मतलब हम लोग जो वातावरण के साथ खेल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, जब जी चाहे पेड़ों को कटवा दिए, जब जी चाहे, ठीक है, हम लोग वातावरण के खिलाफ जो मन में आया कर दिए, डीजे बजा दिए, ध्वनि प्रदूषण कर दिए, तो इसका जो दुष्प्रभाव होगा वो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। सभी को एक साथ मिलकर देखते हैं। आज के युग में इंसान निजी स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है, वह इसका दुरुपयोग कर रहा है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन खराब करते जा रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो ये हुआ, ठीक है ना, 100 प्रश्न संख्या 151 से लेकर 155। अब बारी आती है प्रश्न संख्या 156 से लेकर 160। अनुच्छेद ये रहा, भारतीय डैश जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे डैश को एक ही परिवार के रूप में मानती है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है कि अंत से अनंत की ओर जाना, डैश से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से डैश की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से डैश की ओर जाना है। ये जो अनुच्छेद है वो भारतीय संस्कृति की विशेषता को बताया रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय संस्कृति शुरू से ही, प्राचीन काल से ही सभ्यता की संस्कृति है, लोगों को परोपकारिता सिखाते आई है। बस भारतीय संस्कृति का इसमें बखान है, मानवता को केंद्रित की हुई है भारतीय संस्कृति। आते हैं रिक्त स्थान 1, भारतीय डैश जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। भारतीय परिवार का सेंस नहीं आ रहा है, भाषा का सेंस नहीं आ रहा है, संस्कृति का सेंस आ रहा है, समाज का सेंस नहीं आ रहा है। पूरे अनुच्छेद को, अब चाहे तो यह भारतीय परिवार बैठा सकते हैं, भारतीय भाषा बैठा सकते हैं, भारतीय संस्कृति भी तो बैठेगा ही, भारतीय समाज भी बैठा सकते हैं, लेकिन पूरे अनुच्छेद को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि पूरे अनुच्छेद में भारतीय संस्कृति के ऊपर जोड़ दिया जा रहा है, भारतीय संस्कृति की विवेचना की जा रही है, भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई जा रही है। तो भारतीय संस्कृति जड़ मतलब मृत एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है। रूढ़िग्रस्त का मतलब क्या
किसी एक धारणा के ऊपर आधारित है, ऐसी नहीं है, मतलब पाखंडों से भरपूर नहीं है। रिक्त स्थान 2, वो जीवंत है, बुद्धि परक है, मतलब भारतीय संस्कृति जिंदा दिल है, बुद्धि परक है, उसमें बुद्धि को परखने की क्षमता है। वो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के लिए एक प्रसिद्ध शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ठीक है, सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, सारी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। मैं पूरा विश्वास करती हूं और पूरे डैश को एक ही परिवार के रूप में मानती है। तो और पूरे संसार को, समाज को, धर्म को, देश को, संसार यहां पर ज्यादा उचित लग रहा है, पूरे संसार को, ठीक है ना, पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है। समाज जच नहीं रहा है, धर्म जच नहीं रहा, देश जच नहीं रहा, पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को, तो पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है। रिक्त स्थान 3, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति को हम लोग, अगर मानवता एक मंदिर है तो उस मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति है भारतीय संस्कृति। संपूर्ण मानव जाति के अंदर निहित मानवता को अगर मंदिर मान लिया जाए तो भारतीय संस्कृति उस मंदिर के अंदर जलने वाली ज्योति है। वही ज्योति सभी को प्रकाशित करती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अंत से अनंत की ओर जाना, डैश से प्रकाश की ओर जाना। अंत से अनंत की ओर जाना, डैश से प्रकाश। अंत और अनंत एक दूसरे के विपरीत है। अंत मतलब समाप्त, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो उसी प्रकार प्रकाश का विपरीत उजाला नहीं होगा, समानता नहीं होगा, अंधकार होगा, आंधी नहीं होगी। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है अंत से अनंत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना आते हैं। रिक्त स्थान 4, तो भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से डैश की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना। तो कीचड़ से, ये सभी आप देखेंगे यहां से उठाए, अंत से अनंत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से घर की ओर जाना गलत है, कमल की ओर जाना। कीचड़ गंदगी का प्रतीक है, कमल सुंदरता का प्रतीक है। तो गंदगी से सुंदरता के ऊपर की तरफ जाना, मंदिर गलत है, पानी गलत है। तो कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना। रिक्त स्थान 5, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से डैश की ओर जाना है। तो अव्यवस्था से प्रकाश नहीं होगा, व्यवस्था की ओर जाना, उजाला गलत होगा, देश गलत होगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां से अगर पढ़ेंगे तो भारतीय संस्कृति की विशेषता इस प्रकार है अंत से अनंत की ओर जाना, एक दूसरे का विपरीत, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना है। सभी शब्द एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत ऐसे हैं कि निगेटिव टू पॉजिटिव है, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर है, जो हमें भारतीय संस्कृति से ही सीखने को मिलती है। सभी को मिलाकर देखते हैं। भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है और पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है
अंत से अनंत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस धरती पे दूसरी ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो इतने गुणों से भरी हुई हो। हमें गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने पर, अपने भारतीय संस्कृति पे। नेक्स्ट, 161 से लेकर 165 अनुच्छेद। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और इनमें डैश करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल है। मतलब कहा जा सकता है कि जनता को इसमें, इस अनुच्छेद में बताया जा रहा है, राजनीति विषय का जानकारी होना और बेहद जरूरी है। और यह जानकारी हमें सरकार शिक्षा के माध्यम से ही दे सकती है और सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि इस प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध करे ताकि हमें, ठीक है, राजनीति शिक्षा का सही मतलब प्राप्त हो सके। आते हैं रिक्त स्थान 1। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और इनमें डैश करने का अवसर मिले। हम लोग यहां पर आते हैं, जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है। तो जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी, अनुचित, अनुचित मतलब गलत, समुचित मतलब सब मिलाकर, ठीक है ना, सीमित, सीमित का मतलब एक जगह उसको सीमित कर दिया जाए, उसको लिमिटेशन में डाल दिया। विस्तृत, विस्तृत मतलब पूरी जानकारी के साथ। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी, अनुचित तो गलत हो ही गया, समुचित रूप से, समुचित मतलब क्या, सभी को मिला जुला कर। सीमित गलत हो जाएगा, विस्तृत गलत हो जाएगा, समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है। प्रश्न रिक्त स्थान 2। जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और इनमें डैश करने का अवसर मिले। जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और इनमें, प्रलाप गलत है, निर्णय हो सकता है, गर्जना गलत है, गुंजार गलत है। गर्जना का मतलब होता है गर्जन, चिल्लाना। निर्णय, जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और इनमें निर्णय करने का अवसर मिले। रिक्त स्थान 3। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें पतन की क्षमता आ सके। यह निगेटिव शब्द है, गलत है। विस्मरण, स्मरण करने की क्षमता आ सके, इसका महत्व नहीं है। आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके, आत्मनिर्माण से सब कुछ संभव है, अपने अंदर निर्माण, ये सही है। दुस्साहस यानी साहस की क्षमता यहां लेना देना नहीं है। तो राज्य का कर्तव्य को जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा यानी फंडामेंटल एजुकेशन, बेसिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके। इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें नारी शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा
का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें नागरिक शिक्षा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रख रहा है। नारी, पारंपरिक, धार्मिक। हम किसी नारी को ही शिक्षित कर कर पूरे समाज को शिक्षित नहीं कर, पारंपरिक ट्रेडिशनल शिक्षाओं से भी पूरे समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। धार्मिक केवल रिलीजियस एडुकेशन ही पर्याप्त नहीं है। नागरिक, अगर हम नागरिकों को शिक्षित रखेंगे तो पूरा हमारा समाज शिक्षित है। नागरिक में सभी आ सकते हैं, तो इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। रिक्त स्थान 5, अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल है। अगर हम साहस के साथ, अचेत मतलब बेहोश होकर, शक्तिशाली होकर, संचित होकर, सचेत होकर, तो शक्तिशाली होकर सही नहीं जम रहा है, शक्तिशाली होकर सही नहीं जम रहा है, संचित मतलब इकट्ठित होकर, सचेत होकर। अचेत और सचेत, अचेत का मतलब चेतना रहित होना, सचेत का मतलब चेतना से युक्त होना। तो अगर हम साहस के साथ सचेत होकर मतलब अपनी चेतना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल है। सभी को एक साथ पढ़ा जाए। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है जब उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और इनमें निर्णय करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके। इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि राजा का कर्तव्य क्या है और नागरिक का कर्तव्य क्या है। दोनों के कर्तव्यों को समझाया गया है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही एक राज्य की, एक सरकार की और एक नागरिक की उत्थान हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 166 से 170। अनुच्छेद, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा डैश को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी डैश की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का डैश करने पर वे टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर एक बार जो डैश चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वो पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए डैश से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी की विशेषता क्या होनी चाहिए। हम सभी विद्यार्थी जीवन को गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं क्योंकि यही वो समय होता है जब हमें और कोई दूसरी बात की चिंता नहीं रहती है। आते हैं प्रश्न के माध्यम से। रिक्त स्थान 1, विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा डैश को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। तो विद्यार्थी जीवन ही वो समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा पुष्प नहीं होगा, पुष्प माने फूल, दुराचारण नहीं होगा, दुराचारण मतलब बुरा आचरण, आचरण होगा। आचरण मतलब हम कैसा कोई कार्य करते हैं, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज,
विचरण गलत है, विचरण माने चलना। तो विद्यार्थी जीवन यह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। रिक्त स्थान 2, यह अवस्था भावी डैश की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। यह अवस्था भावी, पुष्प गलत होगा, वृक्ष सही होगा, जंतु गलत होगा, फल गलत होगा। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा, क्योंकि पुष्प की शाखा नहीं होती है, वृक्ष की शाखा होती है, जंतु और फल की शाखा नहीं होती है। तो यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। रिक्त स्थान 3, विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का डैश करने पर वो टूट सकती है पर मुड़ नहीं सकती। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का विकल्प करने पर गलत है। विकल्प मतलब दूसरा कार्य, प्रयास करने पर सही बैठ रहा है, संकल्प गलत है, विरोध कर गलत है। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वो टूट सकती है पर मुड़ नहीं सकती है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जीवन कुछ ऐसा जीवन होता है जो वृक्ष की कोमल शाखा की तरह होता है। कोमल शाखा को हम जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे घर में फूल पौधे हम वृक्ष लगे रहते हैं तो उसके शाखा को हम लोग जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। लेकिन यही जब वो विकसित हो जाए, काफी सुडौल हो जाए, तो उन्हें मोड़ने की अगर हम प्रयास करते हैं वो मोड़ नहीं सकते, वो टूट सकते हैं पर मोड़ नहीं सकते हैं। रिक्त स्थान 4, छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर एक बार जो डैश चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वो पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर एक बार जो भंग गलत है, भंग चढ़ गया गलत है, मिश्र रंग चढ़ गया गलत है, रंग चढ़ गया सही है, उपरंग गलत है। सफेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वो पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन सफेद चादर की तरह, इसको जिस रंग से रंग दो उसी रंग में हो जाएगा, पुनः अब वो पूर्व रंग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। रिक्त स्थान 5, इसीलिए डैश से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया। इसीलिए प्राचीन काल से ही सही बैठ रहा है। नवीन काल मतलब आज, आधुनिक काल गलत है, वर्तमान काल कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया। सभी को एक साथ पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वो पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। एक संदर्भ और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पके हुए घड़े के ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाई जा सकती है, विद्यार्थी जीवन कुछ ऐसा ही है। विद्यार्थी जीवन कच्चा घड़ा होता है, इसको हम जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। अगर ये पक गया घड़ा तो फिर इसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाई जा सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस विद्यार्थी जीवन के महत्व को समझें। फिर जब आप सांसारिक यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिएगा तो इस चीज को लेकर बड़ा मन संकुचित होने लगेगा, कोसने लगेगा
काश मैं विद्यार्थी जीवन को सही ढंग से जी लिया होता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 171 से 175। छोटी सी कहानी है, अच्छी कहानी है। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश अकाल पड़ा। अकाल मतलब सूखा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही डैश ले। वो विद्वानों का डैश करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात डैश आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। एक छोटी सी कहानी का हिस्सा है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी अनुच्छेद के रूप में आपको दे सकता है। आप बचपन में जो कहानी पढ़े होंगे प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, उसको भी लाकर दे सकता है। कहानी आसान हो जाता है। कहानी में वो चीज को फिलअप करना, रिक्त स्थानों को भरना बेहद आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं। रिक्त स्थान 1। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश अकाल पड़ा। तो एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अनिश्चित अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा, हल्का अकाल पड़ा, निश्चित अकाल पड़ा। अकाल के सेंस में, सूखे के सेंस में भारी शब्द ज्यादा बैठता है। भारी कहने का मतलब बहुत बड़ा। अनिश्चित का मतलब क्या? अनिश्चित काल के लिए, जिसका कोई समय सीमा निर्धारित ना हो। और हल्का सेंस नहीं निकल रहा। निश्चित का मतलब हो गया निश्चित समय, हम नहीं जानते हैं कि यह समय कब तक रहने वाला है, इसलिए निश्चित और अनिश्चित की बात ही नहीं होती है। और हल्का अकाल का संदर्भ यहां आ नहीं रहा है, इसलिए क्या करेंगे? भारी। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। रिक्त स्थान 2। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही डैश ले। राजा भोज की खबर ले? नहीं, बिल्कुल गलत है। शरण ले, क्योंकि अकाल में नागरिक राजा के पास शरण लेने ही जाएगा, समाचार लेने नहीं जाएगा, सूचना लेने नहीं जाएगा। वह राजा भोज की ही शरण ले। रिक्त स्थान 3। वह विद्वानों का डैश करता है और धन भी देता है। मतलब कवि भारवी के मन में यह धारणा है, वो जानते हैं राजा भोज के बारे में, वो विद्वानों का डैश निरादर करता है। निरादर करना मतलब अपमान करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, अपमान करना गलत है, आदर करना। निरादर, तिरस्कार, अपमान, ये तीनों एक ही शब्द है, ये तीनों गलत है। वो विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात डैश आई। रिक्त स्थान 4। कवि की स्त्री को यह बात डैश आई। रोचक आई, गलत है। नापसंद आई, गलत है। अपसंद आई, गलत है। पसंद आई। कवि भारवी ने जब यह बात अपनी पत्नी को बताया तो उनकी पत्नी को यह बात पसंद आई। रिक्त स्थान 5। दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के गांव में, गलत है। दरबार में, राजा के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े, घाट गलत है, घर बार गलत है। तो सेंस निकल रहा है दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही शरण ले। वो विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है।
कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। छोटी सी कहानी थी। अब प्रश्न संख्या 176 से 180, 176 to 180। अनुच्छेद है, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की डैश करने लगते हैं। धर्म पर डैश का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य डैश का हित है। धर्म का डैश मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का डैश करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है। इस पाठ में धर्म की महत्वता को दर्शाया गया है। धर्म बड़ा जरूरी होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा पढ़ लिख लेने से, विज्ञान की जानकारी हासिल करने से धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। वो विज्ञान को सही मानने लगते हैं और धर्म को गलत मानने लगते हैं, जबकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। चलिए इसी से जुड़े प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थान 1, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की डैश करने लगते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उलाहना गलत है, उत्प्रेक्षा गलत है, उपेक्षा ये सही है, अपेक्षा गलत है। अपेक्षा पॉजिटिव सेंस में आता है। अपेक्षा मतलब उम्मीद, अपेक्षा का मतलब उम्मीद, उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उससे उम्मीद जताने लगते हैं। और उपेक्षा का मतलब होता है उसका आलोचना। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं, मतलब धर्म को हीन भाव से देखने लगते हैं, आप अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। रिक्त स्थान 2, धर्म पर डैश का लालछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। धर्म पर अंधविश्वास का लालछन लगाकर, बिल्कुल सही बैठ रहा, अंधविश्वास का, कर्मठता को गलत हो जाएगा, मर्यादा गलत हो जाएगा, विश्वास गलत हो जाएगा। धर्म पर अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब आंख मूंद कर किसी चीज पर जो विश्वास किया जा सके, अंधविश्वास एक निगेटिव शब्द है। लालछन लगाकर, लालछन मतलब दोष लगाकर, आरोप लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी, अपने आप को सत्य के अन्वेषण करने वाले, सत्य के खोज करने वाले होने का गुणगान करते हैं। कहने का मतलब लोग 2-4 किताब पढ़ लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो विज्ञान को ज्ञान के ऊपर रखकर धर्म को ऊपर लालछन लगाना शुरू कर देते, अंधविश्वास की संज्ञा देने लगते हैं। रिक्त स्थान 3, सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। यही बिल्कुल सच्चाई है। दोनों का उद्देश्य डैश का हित है। देखिए अनुच्छेद में न धर्म को खराब बोला गया, न विज्ञान को खराब बोला गया, लेकिन आज ऐसी स्थिति हमारे सामने ला दी गई है कि आप धर्म के प्रति अगर जागरूक होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अंधविश्वासी हैं, और विज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं तो आप सब सत्यान्वेषी, आप सब कुछ है। तो बोल रहा है कि सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य डैश का हित है। विज्ञान का हित है, गलत है। सामाजिक विज्ञान का हित है, गलत है। इतिहास का हित है, गलत है। मनुष्य का हित है। दोनों का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य की भलाई करना। रिक्त स्थान 4, धर्म का डैश मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा। धर्म का डैश,
धर्म का साधन, साधन नहीं होगा। धर्म का लक्ष्य हो सकता है, लक्ष्य नहीं होगा। साक्ष्य, सॉरी, साक्ष्य नहीं होगा। साक्ष्य का मतलब प्रमाण, साधन का मतलब स्रोत, लक्ष्य टारगेट। तो धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा। आगे आते हैं, रिक्त स्थान 5, यहां से पढ़ेंगे लोग। धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का डैश करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है। तो प्रेम का प्रगति कर कर गलत है, विनाश कर कर गलत है, ह्रास कर कर गलत है। प्रेम का विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है। धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा, करुणा का मतलब दया, और प्रेम का विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है। सभी को एक साथ समुचित रूप से देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। धर्म पर अंधविश्वास का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। दोनों का उद्देश्य मनुष्य का हित है। धर्म का लक्ष्य मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का विकास करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाना है। मतलब अनुच्छेद में यह बताने की कोशिश की गई है कि विज्ञान भी सही है, धर्म भी सही है, दोनों एक दूसरे से परे नहीं है। लेकिन विज्ञान को यह नहीं चाहिए कि धर्म के ऊपर अंधविश्वास का लांछन लगाए। धर्म कभी विज्ञान के ऊपर ऐसा लांछन नहीं लगाता है। तो विज्ञान ऐसा क्यों करता है? आप 2 अक्षर पढ़ लेने से धर्म को लालच, अंधविश्वासी का संज्ञा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 181 से 185, और ये अनुच्छेद थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है, बड़ा अनुच्छेद है। आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और डैश का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं? एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने का डैश दे आपको सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने को डैश से मुक्त करो, संसार में डैश कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे, यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना डैश की धार पर चलने के समान है। बहुत ही बेहतरीन शब्द है। इसमें हमारे कर्तव्यों को सिखाया गया है। हमारे कर्तव्य क्या है? हमें जो जन्म दिए हैं उनके प्रति कर्तव्य क्या है? हम जिसकी गोद में खेल कूद कर बड़े हुए हैं उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे एक ऋण है इनके प्रति जो इनको चुकाना है। आते हैं प्रश्न संख्या पे। रिक्त स्थान 1, आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और डैश का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं? आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा सही बैठ रहा है। यहां पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा
के बारे में चर्चा की गई। संचार भाषा, संचार करने की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन पर चर्चा नहीं हो रही है। यही तीनों का हमारे ऊपर ऋण है। इसके बारे में यह अनुच्छेद विचार करने को बोला। माता, मातृभूमि और मातृभाषा। एक जननी आपको जन्म देती है, यानी माता जननी है जो हमें जन्म देती है। एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, यानी बलवान होते हैं। यानी मातृभूमि यानी अपने देश की मिट्टी में हम लोग की गोद में खेल कर कूद कर और खा पी कर हम लोग बलवान होते हैं। और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की डैश दे, आपको सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की, यानी मातृभाषा आपको अपने भावों को, अपने मन की भावों को, अगर भाषा ही ना हो तो हम कैसे लोगों को से बात करेंगे? हम अपने मन की भावों को कैसे प्रकट करेंगे? मन के भावों को प्रकट करने के लिए हमें किसी से बात करने की आवश्यकता है, और बात करने में जो शब्द का प्रयोग होगा वही तो भाषा है। तो बोल रहा है, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की मुक्ति दे, गलत है। रोक के, गलत है। भक्ति, गलत है। शक्ति सही है। प्रकट करने की शक्ति दे, आपको संसारिक जीवन का सुखमय बनाती है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। माता हमें जन्म देती है, मातृभूमि के गोद में खेलकर हम लोग बड़े होते हैं, और मातृभाषा हमें अपने मन के भावों को प्रकट करने की शक्ति देता है। अब देखिए, तीन चीजें, तीनों मातृ से जुड़ा हुआ है। मां, मातृभूमि और मातृभाषा। रिक्त स्थान 3। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? मतलब इन तीनों के प्रति आपका कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो। कमर कसना एक मुहावरा है, तैयार होना, और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। तत्पर हो जाओ मतलब संग तैयारी में लग जाओ। अपने को डैश से मुक्त करो। अपने को मातृ ऋण से सही लग रहा है, गुरु ऋण से गलत है, ईश्वर ऋण से गलत है, ईश्वर ऋण से गलत है, पितृ ऋण से गलत है। यहां पर मातृभाषा की बात हो रही है, इसलिए मातृ ऋण, माता के प्रति कर्ज। गुरु ऋण का मतलब गुरु के प्रति कर्ज। ईश्वर ऋण का मतलब ईश्वर के प्रति कर्ज। पितृ ऋण का मतलब पितृ के प्रति कर्ज। तो यहां पर मातृ ऋण की बात हो रही है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने को मातृ ऋण से मुक्त करो। रिक्त स्थान 4। संसार में डैश कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। संसार में सपूत कहलाओ। सपूत मतलब अच्छा, अच्छे बेटे को सपूत कहा जाता है। पूत मतलब पुत्र, स लग जाने से अच्छा हो जाता है, तो सपूत सही लग रहा है। कपूत मतलब बुरा, कपूत मतलब बुरा। सूरवीर यहां आवश्यकता नहीं है, कपूर यहां आवश्यकता नहीं है। तो संसार में सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। कीर्ति मतलब अपने कारनामे को, अच्छे कारनामे को, अपने ऐसे कारनामों को जिससे सारी दुनिया चकित हो जाए, परंतु छोड़ जाओ। रिक्त स्थान 5। परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। अनुच्छेद में मातृ ऋण को चुकाना यानी मातृभाषा के प्रति आदर व्यक्त करना
उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाना किसी व्रत से कम नहीं माना गया है। इसे एक व्रत के समान माना गया है। इस व्रत का पालन करना डैश की धार पर चलने के समान है। इस व्रत का पालन करना हंसिया जिससे फसल काटा जाता है नहीं, तलवार बिल्कुल सही है, पानी गलत है, चाकू गलत है। तलवार की धार पर चलना एक मुहावरा है, तलवार की धार पर चलना, जिसका मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य, नामुमकिन सा कार्य, कठिन कार्य, खतरों से भरा कार्य। तो बोल रहा है कि ठीक है ना, परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। सभी को मिलाकर पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं? एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे आपको सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने को मातृ ऋण से मुक्त करो, संसार में सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अपनी मातृभाषा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। सबसे पहले अपनी मातृभाषा, सबसे पहले, क्योंकि यही हमें समाज में एक दूसरे से परिचित कराती है, मान सम्मान को बढ़ाती है। नेक्स्ट 186 से 190 अनुच्छेद, छोटी सी कहानी है। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। कितने दिनों से मैं भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि हमारा जीवन भागम भाग से भरा हुआ है। हर समय 24/7 भागम भाग लगा रहता है। हमें शांति की तलाश है। हम शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। उसी शांति की चर्चा यहां पर की गई है। रिक्त स्थान 1। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की, साध्वी का मतलब क्या? पुरुष को हम लोग साधु कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य जीवन को धारण कर ले, गृहस्थ जीवन से मुक्ति पा ले, संन्यास धारण कर ले, और महिला को हम लोग साध्वी कहते हैं। तो बोला जा रहा है कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। तो कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की परिचर्चा, परिक्रमा, परिचर्या, दिनचर्या, उत्तर हो जाएगा दिनचर्या, उत्तर हो जाएगा दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है दिन भर के कार्यक्रम, दिनचर्या। परिचर्चा का मतलब दूसरों से चर्चा, परिक्रमा का मतलब होता है फेरा लगाना, परिचर्या का मतलब दूसरों के पास चरना। तो बोला दिनचर्या, दिन भर का कार्य। तो बोला कई दिन, ये सब गलत हो जाएंगे। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की
दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। लेखक ये बताना चाहते हैं कि वो कहीं किसी साध्वी के घर पर गए थे और घर पर रहने के बाद उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो दिन भर क्या करती थी, उसके बारे में पता चला। रिक्त स्थान 2, प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती थी। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर मतलब लगातार आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को चंचल कर देती थी, नहीं जम पा रहा, जागृत कर देती थी, जम रहा, उदास कर देती थी, विचलित। चंचल का मतलब होता है जो चंचल स्वभाव का होता है, मन को व्याकुल, इधर उधर भटकना। जागृत, जागृत कर देना, जगाना। उदास, निराश कर देना, विचलित, भटकाना। तो बोला है कि वो जो स्वर लहरी थी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती थी। रिक्त स्थान 3, कितने दिनों से मैं भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। कितने दिनों से मैं भागम भाग से दूषित वातावरण में, गलत है, संलग्न वातावरण में, गलत है, शांत वातावरण सही होगा, प्रभावित वातावरण गलत होगा। लेखक बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो कार्य था वो भागम भाग से भरपूर था और मैं किसी शांत वातावरण के तलाश में था। तो कितने दिनों से मैं भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। रिक्त स्थान 4, इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका, आशंका मतलब संदेह, हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। इस युग में भविष्य के प्रति आशा नहीं, क्योंकि यहां रोकने की बात हो रही है, निगेटिव इंपैक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है। तो आशा गलत हो जाएगा, निश्चिंत गलत हो जाएगा, हताशा गलत हो जाएगा। इस युग में भविष्य के प्रति जो आशंका बनी हुई, दुविधा बनी होगी कि ये करने से कहीं ऐसा ना हो जाए, ये करने से कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। हमारा जीवन भागम भाग से भरा है, हम चाहते हैं कि हम शांति में कहीं जाएं, निवास करें, कुछ समय बिताएं, लेकिन हमें अंदर, हमारे अंदर एक आशंका रहती है भविष्य के प्रति, कहीं ऐसा करने से बना बनाया काम बिगड़ तो नहीं जाएगा। रिक्त स्थान 5, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता नहीं होगी, बलवती इच्छा, लालसा नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी, बलवती इच्छा यानी बलवान इच्छा। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। सभी को मिलाकर पढ़ रहे हैं। कई दिन वहां रहने पर मुझे इस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती थी। कितने दिनों से मैं भागम भाग से शांत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। निबंध के रचनाकार ये बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन भागम भाग है, भागम भाग से भरपूर है, परंतु हमें हमारे अंदर एक बातें कचोटती रहती है कि क्यों न हम शांत वातावरण की तरफ जाए। हमारी इच्छा प्रबल होती है, लेकिन ये इच्छा दब जाती है क्योंकि हम भविष्य के प्रति निश्चिंत नहीं रहते हैं। भविष्य के प्रति हमेशा हमारे मन में संदेह बना रहता है। नेक्स्ट,
प्रश्न संख्या 191 से 195। अनुच्छेद रहा, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे डैश वाला प्राणी नहीं है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का डैश उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का डैश रहता है, उन्हें अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। डैश देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका डैश न रह जाएगा। मतलब मनुष्य को बताया जा रहा है कि हमारे केवल शारीरिक कष्ट की वजह से हम पीछे नहीं रहते, हमारी मानसिकता भी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारे पीछे रहने में। हमेशा हमें एक डर सताता रहता है कि ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहीं हमारी आलोचना तो नहीं करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं यही आलोचना हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हमको डर लगता है कि हम पर कोई हंसेगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं यही हंसी को अगर हम हथियार बना ले, अपने अपमान का घूंट पी ले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे आते हैं प्रश्न संख्या पे। रिक्त स्थान 1, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे डैश वाला प्राणी नहीं है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे लगने वाला प्राणी नहीं है, पीछे करने वाला प्राणी नहीं है, पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, यानी मिटने वाला गलत है। यानी मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। केवल शारीरिक कष्ट से हम पीछे नहीं हटते हैं। रिक्त स्थान 2, मानसिक क्लेश मतलब मानसिक द्वेष, मानसिक दुर्भावना की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का डैश उसे नहीं होता। मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का इच्छा गलत है, साहस उसे नहीं होता, प्रेरणा गलत है, लगन गलत है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का, आगे बढ़ने का साहस उसे नहीं होता। उसके मन में क्लेश चलता है, इसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है। मन में एक द्वंद्व उठता है, करे या ना करे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। रिक्त स्थान 3, जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का डैश रहता है, उन्हें अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का घृणा रहता है, गलत है, क्रोध रहता है, गलत है, व्यथा रहता है, गलत है, भय रहता है। व्यथा का मतलब दर्द, ठीक है ना, भय का मतलब डर। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान आदि का डर रहता, उन्हें अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। लोगों के अंदर डर लगता है कि अगर ऐसा करने से कहीं हमारा उपहास तो नहीं हो जाएगा, समाज हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। ऐसा करने से, ये अच्छी बात होने के बावजूद भी कुछ लोग करने से डरते हैं। रिक्त स्थान 4, डैश देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहने जाएंगे। डैश देखते हुए, लाभ देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से बुरे कहे जाएंगे। नहीं, लाभ नहीं बैठ रहा है, यश नहीं बैठ रहा है, यश मतलब ख्याति, हानि बैठ रहा है, स्वार्थ नहीं बैठ रहा है। हानि देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसलिए करते हैं कि नहीं करने से बुरे कहे जाएंगे। कुछ लोग रूढ़िवादी होकर प्रथा का पालन भी करने लगते हैं, इसलिए करते हैं, वो जानते हैं
कि इसमें उन्हें हानि होगी, फिर भी वे करते हैं कि नहीं करने से समाज उन्हें बुरा कहा जाएगा। यानी समाज में उनके उपहास का डर इतना रहता है कि जो गलत है, जिससे हानि होगी, उसको भी वे करते रहते हैं। उन्हें समाज का डर, समाज में अपनी इज्जत, लोग क्या कहेंगे, इनका डर सताता है। रिक्त स्थान 5, लोगों में उनका डैश न रह जाएगा। लोगों में उनका डर न रह जाएगा, मान न रह जाएगा, भ्रम न रह जाएगा, रूप न रह जाएगा। लोगों में उनका मान न रह जाएगा, मान सम्मान न रह जाएगा। सभी को मिलाकर पढ़ा जाए। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छा समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। हानि देखते हुए भी बहुत से लोग प्रथाओं का पालन इसीलिए करते हैं कि नहीं करने से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका मान सम्मान न रह जाएगा। बस आप हमेशा याद रखिए, मन की बात मानिए। जो मन बोलेगा वही सही है, जो दिल बोलेगा वही सही है। अगर आपको मन इंजीनियरिंग में पढ़ने में नहीं लग रहा है, आपका मन फोटोग्राफी में लग रहा है, आपका मन पेंटिंग में लग रहा है, तो आप वही कीजिए जो आपका मन कहता है। यह मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा। समाज कहीं ये तो नहीं बोलेगा कि इंजीनियरिंग करता था कहां फोटोग्राफर बन गया। तो हमें समाज को लेकर चलना है, लेकिन हम समाज को तो गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना कि समाज को अपने ऊपर हावी कर दे, इस बात का ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि इससे हमारी हानि होगी। समाज के नजर में अच्छा बनने के लिए हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, समाज हमें क्या कहेगा। पता चला हम एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, मन मसक कर रह गया। बस यही लोगों के मन में, लोगों के पता है मन में एक सबसे बड़ा डर क्या बैठ गया है, सबसे बड़ी लोगों की बीमारी क्या हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। इस लाइन को दिमाग में बैठा, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। लोगों की परवाह मत कीजिए, जो सही है वो कीजिए, जो मन को भाए वही कीजिए। अंतिम, और पहले तो ये अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की भर्ती का अंतिम क्लास है, उसके साथ साथ अंतिम पैराग्राफ या अनुच्छेद है, और अंतिम प्रश्न संख्या 196 से लेकर 200 तक है। इसके बाद हम लोग पार्ट 8 दूसरे चैप्टर पे आएंगे। छोटा सा एक अनुच्छेद है, संसार के सभी डैश करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को डैश ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने डैश में अपने डैश की आहुति दी। मतलब लोगों के अंदर महानता भरी हुई है, उसी महानता को यहां दिखाया गया। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से लेकर ईसा मसीह तक को, सभी के अंदर एक बात कॉमन थी, करुणा। करुणा का मतलब दया। वे सभी दया के सागर थे, यानी उनके अंदर काइंडनेस थी। प्रश्न पे आते हैं। रिक्त स्थान 1, संसार के सभी डैश करुणा के सागर थे। करुणा के सागर मतलब दया के सागर थे, यानी उनके अंदर दया कूट कूट कर भरी हुई थी। तो संसार के सभी महापुरुष, नेता गलत, विद्वान गलत, राजा गलत, महापुरुष, ऐसे पुरुष जो महान कार्य किए हो, उन्हें ही महापुरुष बोला जाता है। तो यहां संदर्भ नेता में नहीं आता है, विद्वान में नहीं आता है, राजा में नहीं आता, महापुरुष में आता है। तो संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। रिक्त स्थान 2, गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को डैश ही महानता को प्राप्त किया।
गौतम बुद्ध ने, हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, जो बचपन में राजकुमार थे, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को देकर गलत है, भूल कर सही लग रहा है, त्यास कर का कोई मतलब नहीं होता है, त्याग कर का मतलब होता है, लेकर गलत है। तो गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को भूल कर ही महानता को प्राप्त किया था। भूल कर के जगह अगर त्याग कर दिया होता तो सही हो सकता था, ठीक है ना। तो यहां भूल कर दिया है तो वो उसी को सही माना जाएगा। रिक्त स्थान 3, गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को डैश कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छोड़ दी। अराजक गलत है, स्वच्छंद गलत है, परतंत्र गलत है। परतंत्र का मतलब गुलामी, अराजक मतलब मार पीट काट कूट, ठीक है ना, विरह कला, यही सब। स्वच्छंद कोई संबंध नहीं है। तो गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने राजपाट छोड़ा था, सांसारिकता छोड़ा था, गांधी जी ने वकालत छोड़ दिया। रिक्त स्थान 4, ईसा मसीह ने डैश में अपने, ईसा मसीह ने जनहित में अपने, बिल्कुल सही है। जनहित का मतलब जनता का हित, जिसमें जनता की भलाई छिपी हो। आत्महित मतलब अपना हित, अपनी भलाई। स्वहित वही चीज है, अपनी भलाई। मन हित यानी अपने मन के हित, यानी अपने मन की भलाई। तो ये सब एक ही शब्द हो गए, जनहित ज्यादा अच्छा होगा। ईसा मसीह ने जनहित में अपने। अब आते हैं रिक्त स्थान 5, कुछ ऐसे पढ़ेंगे, ईसा मसीह ने जनहित में अपने डैश की आहुति दी। तो ईसा मसीह ने जनहित में अपने धन्य धान्य मतलब संपत्ति नहीं, सपनों नहीं, प्राणों की आहुति दी। प्राणों की आहुति देना, ठीक है, एक मुहावरा है, यानी अपने प्राण गंवा देना, अपने प्राण को समर्पित कर देना, ठीक है, अपने प्राण को न्योछावर कर देना। विचारों की आहुति दी, गलत होगा। तो ईसा मसीह ने जनहित में अपने डैश की आहुति दी। अब पूरे अनुच्छेद को एक साथ पढ़ेंगे लोग, पूरे अनुच्छेद को। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को भूलकर ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। ईसा मसीह ने जनहित में अपने प्राणों की आहुति दी। मतलब महान वही कहलाए जिन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, करुणा दिखाई, जो दया के सागर बने। ठीक है, तो यहीं पर हमारा पाठ 7 सामान्य हिंदी का अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग 4 यानी कुल मिलाकर 40 अनुच्छेद हुए और 200 प्रश्न उत्तर हुए, समाप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं कि खूब मन लगाकर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आश्वासन है कि इसी तरह से परीक्षा में लड़ेगा, यहीं से लड़ेगा। धन्यवाद।